जय हिंद। आइए हम समझते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब यहाँ होता है कि कुल, टोटल कितना है, टोटल कुल या सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए समझते हैं इसे, ये क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद। ये कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद मतलब कुल। ये जीडीपी क्या होता है कि किसी भी देश के एक साल के अंदर उसके कुल राजनीतिक क्षेत्र के भीतर जितना भी उत्पादन हुआ है उस वस्तु या सेवा के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, एक वर्ष के अंदर उत्पादित कुल वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य। आइए एक एक शब्द की परिभाषा समझते हैं। क्या कह रहा है, राजनीतिक सीमा। पहला वर्ड है राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा वो सीमा होता है जैसे कि भारत से कोई मान लो एक जहाज़ उड़ी, वो एयर इंडिया की जहाज़ गई यहाँ से चीन गई या फिर अमेरिका गई, तो जो भी टिकट वहाँ पे लेंगे, वहाँ के जो यात्री इंडिया में आएंगे, तो क्या वो तो भारत के क्षेत्र में नहीं है, फिर भी उसका जो उत्पादन होगा, जो उसकी सेवा होगी, वो भारत में आएगा। तो ये राजनीतिक सीमा, इसे बोलते हैं राजनीतिक सीमा। आइए हम देखते हैं कि वस्तु एवं सेवा क्या होता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ होती है, या तो वस्तु होती है या सेवा होती है। तीसरी चीज़ इनके दायरे में कुछ नहीं होता। जो भी चीज़ें होती है या तो वो वस्तु होगी, जैसे ये मार्कर वस्तु है, आप कैमरे में पढ़ रहे हैं ये वस्तु है, ये बोर्ड वस्तु है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ ये सेवा है। ये या तो वस्तु होगी या सेवा होगा। उसका अंतिम मूल्य क्या होता है, जैसे कि आप गेहूँ आपके खेत में हुआ, गेहूँ आप गेहूं का क्या करते हैं, आटा बनवाते हैं, आटा बना, आपने गेहूं बेचा 20 रुपए किलो, सपोज ऐसा मानते हैं कि ऐसा हुआ है, ठीक है। आटा बिका 30 रुपए के जी, ठीक है। अब गेहूं से बना आटा, अब आटे का क्या बनेगा, आटे का हम मानते हैं बिस्किट बन गया। बिस्किट बनाती कंपनी, कोई कंपनी बिस्किट बनाई, इसके बिस्किट। अब 1 किलो आटे का ये कितने का बिकेगा, तकरीबन मानते हैं 100 रुपए का, 100 रुपए का बिस्किट बिकता है। तो अंतिम मूल्य का मतलब ये था कि क्या हम गेहूं का अलग 20 रुपए जोड़ेंगे, आटा का अलग 30 रुपए जोड़ेंगे और बिस्किट का अलग 100 रुपए जोड़ेंगे, ऐसा नहीं। इसमें हम जोड़ेंगे जो जीडीपी आएगा वो सीधा हम बिस्किट की ही कीमत जोड़ेंगे और ये टोटल कीमत इसमें आ जाएगी। यही होता है अंतिम मूल्य। इसका हम अंतिम मूल्य जो काउंट करते हैं, एग्जाम में ऐसा अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि 3 ऑप्शन में अंतिम मूल्य नहीं देगा, एक ऑप्शन में अंतिम मूल्य दे देता है, तो फिर लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है कि अंतिम मूल्य है क्या। यही है, जब फाइनल स्टेज में जो चीज़ें बन जाती है वही अंतिम मूल्य होती है, ठीक है। अब ये अंतिम मूल्य हुआ। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये किसी देश की सीमा है, मानते हैं भारत है, यहाँ पे
हम देखते हैं जियो कंपनी है, टाटा कंपनी, और एक कंपनी ले लेते हैं कोई सी विदेशी कंपनी, जैसे होंडा कंपनी, ठीक है, होंडा कंपनी। और हमारे यहाँ एक एक्स हैं, वो चले गए हैं अमेरिका। ये एक्स, ये मान लो कोई पर्सन है एक्स, ये चले गए अमेरिका। अब ये भेजते हैं अमेरिका में, कमाते हैं, ये वहाँ से भेजते हैं 50 करोड़ रुपए, मान लो ये भेजते हैं। हमारे देश से अभी तक जो डाटा दिया गया है उसमें ये है कि 55 लाख लोग भारत से विदेश में अपना व्यापार करने गए हैं या जीवन यापन करने गए हैं, या कहें कि वो वहाँ पे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, अपना जीविका चलाने के लिए वो बाहर गए हैं, विदेश गए हैं। मानते हैं ये 55 करोड़ लोग एक्स हैं, ठीक है, ये एक्स हैं, और ये साल भर में 50 करोड़ रुपए भारत के लिए पास भेजते हैं। अब सपोज करते हैं, एक डाटा हम लेते हैं। डाटा ये है कि जियो मान लो 100 करोड़ रुपए कमाती है, टाटा 200 करोड़ कमाती है, होंडा कंपनी कमाती है 80 करोड़ रुपए, ठीक है। अब बताइए, एक कंपनी और ले लेते हैं, ओप्पो ले लेते हैं, ठीक है, ओप्पो ये कमाती है 30 करोड़ रुपए, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं जीडीपी के, तो जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश की सीमा के भीतर उत्पादित कुल मूल्य जीडीपी कहलाती है। मतलब अगर हम जीडीपी की बात करेंगे तो आएगा 100, इसका 200, 280 प्लस 30, 310 करोड़ रुपए। ये तो हुआ देश की कुल जीडीपी। कितनी हुई? देश की कुल जीडीपी जो देश के सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ एक साल के भीतर, वो देश की जीडीपी हुई, ठीक है। अब इसमें इससे मतलब नहीं है कि वो किस देश का है, भले वो दूसरे देश में जा रहा है, लेकिन जिस देश में उत्पादन हुआ है उस देश की जीडीपी में हम पूरा जोड़ते हैं साल के अंदर। ये हुआ जीडीपी। अगर हम बात करते हैं कि जीडीपी ये है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो कमा के भेज रहे हैं, जो विदेश से पैसा आ रहा है हमारे यहाँ, वो किस में जुड़ेगा? तो इसके लिए हम क्या बात करते हैं, एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। एक होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। इसमें क्या होता है आपके देश में कितना उत्पादन या सेवा हुआ है, चाहे वो किसी देश से आए, यहाँ पे कोई सीमा की बात नहीं होती, यहाँ पे आपके देश की बात होती है। चाहे वो विदेश से पैसा आ रहा है या कहीं किसी देश से आ रहा है, आपके देश में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक जो 50 करोड़ भेजे हैं ये जोड़ा जाएगा, प्लस जो भारत देश की कंपनी है, जैसे जियो और टाटा है, ये भारत देश की कंपनी है। अब ये चाहे जाके जियो चाहे अमेरिका में अपना प्लांट लगा कि वहाँ पे बेच रहा हो, चाहे जियो जाके कहीं दूसरे देश में सर्विस दे रहा हो, लेकिन उसका पैसा भारत में ही आएगा, वो जुड़ेगा जीएनपी में। यहाँ पे होंडा जीएनपी में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये होंडा और ओप्पो का पैसा ये हमारे देश में नहीं रहेगा, ये बाहर जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जियो का प्लस टाटा का 100 प्लस टाटा का 200 प्लस 50 रुपये इसका। एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें कि जो भारत देश में पैसा आया है हम उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं जीएनपी में। एक दूसरा तरीका ये है कि टोटल जीडीपी लिखते हैं, उसमें से जितना भारत में पैसा आया है वो जोड़ते हैं, और जितना भारत से बाहर गया है पैसा वो हम माइनस कर देते हैं। जैसे जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस जो पैसा आया एक्स माइनस जो पैसा गया। अब हम इसे मान लेते हैं ये वाई है, ये वाई, ये पैसा गया जीएनपी, ये पैसा गया, यही चीज़ तो जीएनपी है। और यहीं ऊपर लिखा भी हूँ
चाहे आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, चाहे आप पूरा जीडीपी निकालिए देश का, फिर उसके बाद यहाँ से आप जितना पैसा आया वो आप जोड़ दीजिए और जितना गया वो माइनस कर दीजिए। ये होता है जीएनपी। आइए हम समझते हैं इसके आगे। तो दोस्तों इसे बोलते हैं शुद्ध साधन आय। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है शुद्ध साधन आय, तो कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता शुद्ध साधन आय क्या है। शुद्ध साधन आय वही है जो आप विदेश से पैसा लाए हैं या विदेश में भेजा गया है जो पैसा आपके देश से, वो होता है शुद्ध साधन आय। इसे हम जब जोड़ देते हैं जीडीपी में, वो होता है जीएनपी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। जीडीपी जो आपके देश राजनीतिक सीमा क्षेत्र के अंदर जो भी एक साल के अंदर बना है वो जीडीपी होता है, और जो आपके देश में शुद्ध बचा है वो होता है जीएनपी होता है। एक होता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें न तो 100 ना वाई हो। मतलब ये दो कंडीशन में हो सकता है, या तो आपके यहाँ का कोई भी व्यक्ति किसी बाहर देश में न जाए और आपके देश में कोई बाहरी विदेशी लोग ना आए कमाने। एक तो ये होती है बंद अर्थव्यवस्था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ एक ही देश में ऐसा हो रहा है। वो देश आप लोग बताएंगे? कमेंट करिएगा ज़रूर। वो देश है, एक ही देश है, नॉर्थ कोरिया। आपको बता देते हैं नॉर्थ कोरिया ही है कि जहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था है। या एक दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि जितना एक्स हो उतना ही वाई हो। मतलब कि जितना आपके देश में पैसा विदेश से आ रहा है उतना ही पैसा आपके देश में जो कंपनी विदेश से आई है उतना वो अपने देश में भेज पाए, तब ही ये अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था की श्रेणी में ही आएगा। लेकिन ये एक संयोग होता है, बाकी सिर्फ और सिर्फ बंद अर्थव्यवस्था उत्तरी कोरिया देश की ही है। ठीक है, आइए हम समझते हैं कुछ टर्म्स इसके और। अच्छा, यहीं पे ही समझाते हैं। ये जो जीएनपी है, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या ये ज़्यादा सही है या ये ज़्यादा सही है? देश के लिए तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे यहीं देख के बाहरी कंपनियाँ किसी भी देश में इसीलिए निवेश करती हैं जहाँ पे जिस देश की जीडीपी अच्छी है। प्रोडक्शन के 4 कारक होते हैं, वो चारों कारक आपको समझने चाहिए, और 4 ही कारक यहीं डिपेंड करता है कि आपकी जीडीपी कैसी होने वाली है। जैसे इसके 4 कारक होते हैं प्रोडक्शन के। उत्पाद के 4 कारक होते हैं। एक पूंजी, दूसरा भूमि, तीसरी श्रम, चौथा उद्यमी। अब देखिए हमारे देश में क्या होता है, आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे। कोई कंपनी आएगी तो उसे इतनी जल्दी से लोन ही नहीं मिल पाता। भूमि, ज़मीन हमारे यहाँ रेट के 10 गुना रेट मांगते हैं, इसलिए कोई ज़मीन ले नहीं पाता। फिर श्रमिक मिल नहीं पाते। चीन क्या करता है, बोलता है आइए हम जब पूरी दुनिया को लोन दे रहे हैं तो आप तो हमारे देश में आके व्यापार करेंगे, आप आइए लोन लीजिए। जब कोई भी कंपनी जाती है वहाँ पे लोन लेती है, फिर क्या होता है कि वहीं से ही रॉ मटेरियल लाएगी, फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट्री बनाएगी, उसे ज़मीन चाहिए। चाइना में ये है कि जो भी कंपनी है जो भी ज़मीन सिलेक्ट कर लेती है, चुन लेती है, सरकार उसे 6 घंटे के अंदर ही उसे दिलवा देती है। उनके यहाँ 2 कंडीशन है, या तो आप ज़मीन से ज़्यादा पैसा ले लो, नहीं तो वो गायब करवा देते हैं। वो एक कम्युनिस्ट देश है, कंट्री है। जैसे जो एशिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं जैक मा, उन्हें गायब करवा दिया। तो ये तो जिसकी ज़मीन है वो तो छोटी मोटी बात है। तो इतना भी, हालांकि इतना भी सख्त नियम नहीं होना चाहिए। वहाँ भूमि बड़ी आसानी से मिल जाती है। श्रमिक कहता है कि आपको जितने लेबर चाहिए आप ले जाइए। अगर लेबर अच्छे नहीं होते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं, तो इनकी तो मजदूरी भी ना दो, इन्हें बाहर भी कर दो। तो श्रमिक भी उन्हें मिल जाते हैं, उद्यमी भी वहीं मिल जाते हैं। अब सिर्फ मालिक ही तो बदला, इसमें उन्हें उनका कुछ नहीं जाता, उन्हें मिल ही रहा है, टैक्स लेते ही हैं। तो पूरे देश की कंपनियां चाइना में उठ के चली गई, क्योंकि वहाँ पे व्यापार करना ज़्यादा आसान हो गया। अब समझते हैं, ये तो रहा प्रोडक्शन। ठीक है, हम देखते हैं
कि जीडीपी हम देखें, जीएनपी देखें, हम समझते हैं कि एनएनपी क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है, जो देश में बचता है। क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी है, जीएनपी सकल मतलब सकल में कुल टोटल हो गया। जैसे मान लो कोई कंपनी है यहाँ की, वो बल्ब भी बना रही है, वो भी भारत देश की कंपनी है, तो वो जीडीपी में आएगी, जीएनपी में भी आएगी। लेकिन वो अगर उसके मान लो कि 100 बल्ब वो बनाया, 10 बल्ब फ्यूज हो गए, तो क्या वो एनएनपी में आएगी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वो तो वेस्ट हो गया। जो वेस्ट होता है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट में नहीं आता। जैसे उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जो चीज़ें बेकार हो गई हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं एनएनपी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, डी लिख देते हैं, डी मीन्स डेप्रिसिएशन। ये जो होता है एनएनपी जो होता है, यही शुद्ध बचत होती है देश की, किसी भी देश की। जैसे डेप्रिसिएशन, अब कोई बल्ब की कंपनी है, उसके 10 बल्ब फ्यूज हो गए, बेकार हो गए, वो तो जीएनपी में रहेगा, लेकिन वो नेट नेशनल प्रोडक्ट में वो नहीं रहेगा। तो जहाँ भी किसी भी चीज़ में अगर जहाँ जी मतलब ग्रॉस लगा है, वहाँ पे अगर हम डी हटा देते हैं, मतलब डिप्रिसिएशन उसका हटा देते हैं, तो नेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम सपोज करते हैं कि टाटा की 200 गाड़ियाँ बेकार हो गई, यहाँ पे मान लो 20 गाड़ी बेकार हो गई इनकी, तो 20 गाड़ी की जितनी कीमत होगी मान लो 20 करोड़ रुपए, तो 20 करोड़ रुपए हम अगर यहाँ से जीएनपी, ये जीएनपी में तो है लेकिन एनएनपी में नहीं है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में ये चीज़ नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीएनपी अभी तक कितना था, जीएनपी था आपका 350 करोड़ था, 350 करोड़। डेप्रिसिएशन कितने का हुआ, 20 करोड़ का, तो हम 20 करोड़ माइनस कर देते हैं, ये होगा 330 करोड़। ये हुआ देश का नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी में अंतर समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे ये समझने की बात है कि जो जीएनपी होता है, जीएनपी में सिर्फ डेप्रिसिएशन हटाते हैं, वो एनएनपी आ जाता है। ठीक है, एनएनपी जो भारत देश की या जो किसी भी देश की जो शुद्ध बचत आय होती है, वो एनएनपी होती है। आप टीवी में, न्यूज़ में, डिबेट में देखते होंगे, जीडीपी पे खूब बहस होती है, लेकिन कभी एनएनपी पे बहस हुई? एनएनपी पे कभी बहस ही नहीं होती। आधे लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होता है एनएनपी होता क्या है। तो आप एनएनपी समझ गए होंगे, जीएनपी समझ गए होंगे, जीडीपी समझ गए होंगे। अगर इतना समझ में आया तो हम इसका अगला पार्ट लेके आते हैं कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी मार्केट कॉस्ट क्या होता है। अभी इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, हम उसका अगला सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद।